हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड़ाकोट जी। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी जो अलग जो सेकंड बुक है जिसका नाम है पेनोरमा। उसमें से पहली जो स्टोरी है हमारी द टाइगर किंग, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टाइगर किंग है वो एक सेटायर है बेटा। सेटायर का मतलब होता है व्यंग्य होता है, यानी इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो शक्तिशाली लोग हैं वो अपने से कमज़ोर कोई भी है उसका मतलब अपने से जो कमज़ोर है उसको किस प्रकार से वो एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके पीछे उचित कारण भी बताते हैं। इसका जो मुख्य पात्र है, हमारी इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो इसका मुख्य जो पात्र है कहानी का वो है प्रतिबंधपुरम नामक जो एक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक राज्य है, ठीक है, उसके ऊपर शासन करता है। तो वहाँ का जो महाराजा है उसके बारे में कहानी है। और इसमें यह बताया जाता है कि कहानी की शुरुआत होती है कि इस प्रकार से होती है कि राज दरबार लगा होता है और प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है उसका जो जन्म हुआ था उसके 10 दिन बाद की बात है कि किस प्रकार से क्या घटनाक्रम घटित होता है। तो क्या होता है कि दरबार लगा हुआ है और एक तरफ जो आम जनता है वो बैठी है मंच के ऊपर, आगे सिंहासन के ऊपर राजा और रानी बैठे हैं, साथ में शिशु है पालने में होता है, एक तरफ राज ज्योतिषी होते हैं, नामकरण संस्कार की बात चली होती है। तो जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कौन होते हैं? रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि राज ज्योतिषी हैं, वो जब उस बच्चे की कुंडली तैयार करते रहते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो बालक है बड़ा होकर के योद्धाओं में योद्धा, वीरों का वीर, नायकों का नायक बनेगा। लेकिन और इतना कह करके वो चुप हो जाते हैं। तो उन्हें बाध्य किया जाता है, भाई लेकिन बट का क्या मतलब है, आगे बोलिए। तो उस समय रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है एक दिन बड़ा होकर के एक दिन इसका अंत होगा, यानी एक दिन ये खत्म होगा। तो उन्हें कहा जाता है इसका क्या मतलब है कि ऐसा थोड़े होता है। और उसी समय बेटा एक मिरेकल होता है, एक चमत्कार होता है। और जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो वो क्या होता है, बिगेन टू स्पीक, और बेटा वो क्या करता है, बोलने लगे जाता है। और वो है उसके मुंह से एक वाक्यांश निकलता है और वो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी आए हैं, है ना, जितने भी आए हैं वो एक ना एक दिन जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लोग चकित हो जाते हैं कि यार ये 10 दिन का बच्चा कौन बोल रहा है, उनको आश्चर्य होता है। तो बोलता है कि नहीं देखिए भैया मैं बोल रहा हूँ। तो राज ज्योतिषी हैं वो भी आश्चर्य होते हैं, चकित रह जाते हैं। और राज ज्योतिषी है वो उससे पूछते हैं बोलो भाई क्या है। तो उस समय जो छोटा बच्चा बोलता है कि हाँ इस दुनिया में आए हैं वो जितने भी आए हों सारे के सारे एक दिन तो मरेंगे ही, इसमें कोई बात मायने नहीं रखती है। अगर आप बताना ही चाहते हैं तो ये बताइए कि मेरी मौत का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो उस समय उन्हें बाध्य किया जाता है। अब देखो तो उस समय जो राज ज्योतिषी हैं वो बेटा प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्टेड करते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि द रॉयल बेबी या द क्राउन प्रिंस का मतलब होता है बेटा क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज। द क्राउन प्रिंस वॉज बोर्न अंडर द आवर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज टू ईच अदर, सो डेथ वुड कम इन ए फॉर्म ऑफ ए टाइगर। तो वो कहते हैं कि इस बालक का जो जन्म है, युवराज का जो जन्म है, ठीक है, इसका जन्म है वो वृषभ काल में हुआ है। और एक वृषभ यानी कि एक बैल और एक बाघ होते हैं, वो आपस में दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। तो इसकी मौत है एक बाघ के द्वारा होगी। कहते हैं कि इतना सुनते ही वो जो छोटा बच्चा था उसने ज़ोर से धाड़ लगाई थी और कहा था कि दुनिया के बाघों सावधान हो जाओ। और बेटा उसके बाद में कोई ख़ास चमत्कार नहीं हुआ। युवराज का
जो पालन पोषण है वो उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से कि उस ज़माने में रियासतकालीन राजकुमारों का जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ करता था। जैसे कि उसको एक अंग्रेजी जो धाय थी वह उसका पालन पोषण करती थी, अंग्रेजी गाय का वो दूध पीता था, अंग्रेजी अध्यापक ही उसको पढ़ाता था और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कोई फिल्म देखता नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि उसे पूरा का पूरा अंग्रेज बना दिया गया था। जब 20 साल का हुआ और उसके हाथ में यूँ कह सकते हैं कि उसको राजगद्दी प्राप्त हो गई, तो उसके धीरे धीरे उसके कानों में ये जो अफवाह थी, र्यूमर थी, वो उसके कानों में पहुंची। गांव के जो शहर यानी कि उस नगरी के जो या राज्य के जो लोग बाग थे वो इस प्रकार से आपस में बातें करते थे कि भाई वो भविष्यवाणी है इसकी मौत के बारे में कि ये कब मरेगा क्या नहीं मरेगा। तो उसके कानों में, राजा के कानों में ये बात पहुंची तो राजा ने डिसाइड किया कि इस भविष्यवाणी के ऊपर लगाम लगा दिया जाए। और कहा जाता है कि भाई आत्मरक्षा में गाय को मारना भी जायज़ है और ये तो बाघ की बात है, तो बाघ के मामले में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो यह सोच करके जो राजा था, ठीक है, यानी जो युवराज था ना, अब राजा बन गया था, तो जो राजा था वो जंगल में गया और उसने एक बाघ का शिकार कर लिया। और बाघ का शिकार करने पे उसको बहुत ज़्यादा अत्यधिक उसको यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जिसको कि मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, होता यह है कि वह मरे हुए बाघ को महल में लाया और जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर था, जो राज ज्योतिषी था, उसने उसको बुलाया और ये मरा हुआ जो बाघ था उसको दिखाया। तो मरा हुआ बाघ उसने उसको इसलिए दिखाया क्योंकि वो राज ज्योतिषी को, रॉयल एस्ट्रोलॉजिस्ट को बता देना चाहता था दैट बाय किलिंग द टाइगर ही हैड प्रूव्ड द प्रेडिक्शन फॉल्स या रॉन्ग। तो वो ये दिखाना चाहता था कि बाघ को मार करके उसने भविष्यवाणी को गलत सिद्धे कर दिया है। ठीक है, तो जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर था वो आया और उसने कहा कि महाराज आप चाहें तो इसी प्रकार से 99 बाघ हैं वो मार सकते हैं। लेकिन इतना कह करके रुक गया। तो राजा ने क्या, वो लेकिन क्या बोला, आप 100वां बाघ है वो आपकी मौत का कारण बनेगा। तो राजा ने कहा मैं उसको भी मार दूं। तो इतना सुनते राय जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर था, राज ज्योतिषी था, उसने ये कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं मेरा मुंडन करवा लूँगा, चोटी कटवा लूँगा और उसके बाद में मैं LIC इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। ठीक है, तो राजा ने कहा बोला ठीक है भाई, हम इसको इस प्रकार से भविष्यवाणी को गलती सिद्ध करेंगे। और माय डिस्टेंट्स जो राजा है वह अपने काम में लग गया और उसने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार से बाघों को मारने के दौरान उसके सामने बहुत सी समस्याएं, जैसे कई बार निशाना था वो चूक जाता था, लेकिन राजा है वो अपने खाली हाथों से, बेयर हैंड यानी खाली हाथों से उससे लड़ाई करता और इस प्रकार से हमेशा जीत राजा की ही होती। इसके साथ साथ ही उसके अभियान में और भी कई अड़चनें आई। जैसे एक अड़चन या बाधा तो ये आई, हर्डल ये आई कि एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था, वो राज्य में आया, प्रतिबंधपुरम में आया और उसने बाघ के शिकार की इच्छा जाहिर की। राजा ने साफ साफ मना कर दिया, भाई हमें बाघ के शिकार की अनुमति नहीं देंगे। आप चाहें तो जंगली सूअर का शिकार कर सकते हैं, आप चाहें तो मच्छर मार सकते हैं, या चूहे का शिकार है उसकी भी हम व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन बाघ के शिकार के लिए बिल्कुल मनाही। तो अब क्या था, फिर जो अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, उसने फिर राजा के पास अपने सचिव सेक्रेटरी के द्वारा समाचार भेजा और सचिव ने ये कहा आगे कि भाई बात ऐसी है कि आप शिकार तो चाहे महाराजा ही करेंगे, लेकिन जो राजा है वो उस मृत बाघ के साथ है वो क्या करेगी, अपनी तस्वीर खिंचाएगा। तो राजा ने फ़ोटो के लिए भी मना कर दिया। अब समस्या आ गई थी कि राजा ने एक अंग्रेज़ अधिकारी को मना कर दिया था और सीधी सी बात है कि एक अंग्रेज़ अधिकारी को मना करने का मतलब ये हो गया कि भाई अब उसका राजपाट है वो छीनने की अवस्था में आ गया था। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट तैयार करता और जो उच्च अधिकारी थे उनको रिपोर्ट दे देता कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्य किया जा रहा है, तो राजा का सिंहासन जा सकता था। अतः राजा ने अब क्या नाम है, अपने जो मंत्री था, जो अपना दीवान था, उसको बुलाया और उससे डिस्कशन किया।
तो अंत में निष्कर्ष ये निकाला गया कि भाई अगर अंग्रेज अधिकारी को खुश करना है तो सबसे बढ़िया होगा कि उसकी पत्नी है उसको खुश किया जाए, ठीक है। तो तुरंत ही उन्होंने कलकत्ता लेटर भेजा और वहाँ की कोई बड़ी ज्वेलर शॉप थी बेटा, फर्म थी, और उससे कहा गया कि आप तुरंत है ना बढ़िया अलग अलग प्रकार की जो डायमंड रिंग्स हैं वो भेजिए। तो 50 डायमंड रिंग्स थी वो आ गई। राजा ने ये सोचा कि जो अंग्रेज अधिकारी की जो पत्नी है वह 2 या 3 अंगूठी रख लेगी एंड वुड सेंड द बैक और सेंड द रेस्ट, और जो बाकी है वो वापस क्या है भेज देगी। लेकिन बेटा अंग्रेज अधिकारी की जो पत्नी थी वो ज़्यादा समझदार थी और उसने क्या किया कि सारे की सारी जो डायमंड रिंग्स थी वो रख ली और राजा को कहा कि आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो आगे क्या होता है। इसके साथ एक समस्या और आई कि राजा है उसने 10 साल के भीतर 70 बाघ मार दिए और अब उस खुद के राज्य में ही जो बाघ थे उनकी जनसंख्या ख़त्म हो गई। क्या ख़त्म होगी? हो सकता है कि उन सभी ने मिलकर के आत्महत्या कर ली होगी, या ये भी हो सकता है कि सारे के सारे राज्य को छोड़ के भाग गए हों, या फिर वो अंग्रेज़ों के हाथों मरना चाहते हों, ठीक है। तो कुछ भी हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि राज्य में बाघ है उसकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होगी। अब राजा को तो 30 बाघ और मारने थे, अतः उसने अपने दीवान साहब को बुलाया और जैसे ही दीवान साहब आए तो उस समय राजा के हाथ में बंदूक थी। तो राजा बंदूक को हिलाते हुए बोला दीवान साहब आपको पता है अभी भी 30 बाघ और मारे जाने हैं। तो बंदूक को देख करके, जो गन है उसको देख करके जो दीवान था वो बुरी तरीके से हकपका गया और उसने कहा बोला महाराज ये क्या कर रहे हैं, मैं कोई बाघ नहीं हूँ। तो राजा ने कहा अरे बाघ की क्या बात है? बोले महाराज तो मैं बंदूक भी नहीं होता, यानी कहने का मतलब है बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो उसने कहा बोला ऐसी कोई बात नहीं है, न तो तुम बंदूक हो न ही तुम कोई बाघ हो, ठीक है। बात ऐसी है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दीवान है वो कंफ्यूज हो गया, उसने सोचा कि ये महाराजा है वो गन के साथ बंदूक के साथ शादी करना चाहता है। तो उसने कहा बोला महाराज आपके जो पुरुष थे उन्होंने तलवार के साथ शादी की थी, ठीक है, और आप बाघ के साथ शादी कर रहे हैं या तलवार के साथ शादी कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो उसने कहा बोला महाराज बोला ऐसी बात नहीं है दीवान साहब, बात ऐसी है कि मैं एक ऐसी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ जिसके राज्य में, ठीक है, बहुत सारे बाघ हों। तो आप ऐसा कीजिए, आंकड़े तैयार कीजिए और हमें लाके बताइए। तो दीवान साहब ने ऐसा ही किया और बेटा ये हुआ कि एक ऐसे राज्य में राजा की शादी हो गई जहाँ पर अच्छी खासी संख्या थी, जनसंख्या थी, यूँ कह सकते हैं संख्या, बाघों की संख्या थी। अब राजा है वो जब कभी अपने ससुराल जाता तो 5-6 बाघ हैं उनको मारा था, ठीक है। और ऐसा करते करते अंत में प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसमें उसका जो रिसेप्शन हॉल था, स्वागत कक्ष था, उसमें 99 बाघ हैं, उनकी जो खालें हैं वो शोभा बढ़ाने लगी। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि उसके ससुराल में बाघ हैं वो भी ख़त्म हो गए, ठीक है। अब राजा है बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा, उसके दिमाग में सोते जागते समय केवल बस बाघ है उसी का विचार आता। अंत में राजा है वो मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है। तो अब यूँ कहते हैं कि बाघ का दूध मिलना आसान था बजाय जीवित बाघ के। अब हुआ ये कि राजा की जो चिंता थी वो उस समय ख़त्म हुई जब उसे पता चला कि पास के ही कोई गांव है, उस गांव के अंदर कोई जो बाघ है, कोई भेड़ हैं वो गायब होने लग रही हैं। तो पहले ये सुनिश्चित किया गया कि ये कहीं काम ये वीर स्वामी नायकर या खेदड़ मियाँ साहब का तो नहीं है, क्योंकि ऐसे ये जो लोग थे ये क्या नाम भेड़ हैं उनको गायब करने के मामले में मशहूर थे। लेकिन ये पाया गया कि नहीं ये काम तो उनका नहीं है, इसका मतलब उन दोनों का काम नहीं है। तो सीधी सी बात है कोई ना कोई बाघ है वो अपने काम में लगा हुआ है। और डियर फ्रेंड्स राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत शिकार के ऊपर चल पड़ा और दीवान साहब को घोषणा कर दी कि ये जो गांव है इसका 3 साल का लगान माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। तो बड़ी खुशी हुई। अब क्या हुआ कि राजा ने वहाँ जंगल में खेमा लगा लिया और बेटा शिकार के लिए बैठा रहा। अब दिन गुजरते गए लेकिन बाघ था वो आ नहीं रहा था, उसको मिल नहीं रहा था। राजा भी चिड़चिड़ा हो गया था, बात के ऊपर उसका दिमाग खराब। तो इस चक्कर में उसने कई जो लोग हैं उनको नौकरी से भी निकाल दिया, ठीक है।
एक दिन दीवान साहब को उसने बोला दीवान साहब एक काम करो, ये बाग मिल रहा नहीं है और ये यहाँ पर ऐसा करो, इन गांव के लोगों के ऊपर डबल लगान लगा दो, दुगना कर दो टैक्स। तो इतना सुनते उसने कहा, बोला महाराज अगर अपन ऐसा करेंगे तो कांग्रेस के लोग आ जाएंगे यहाँ पर और समस्या खड़ी कर देंगे, महात्मा गांधी जी आ जाएंगे यहाँ पर, समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इतना सुनते राजा ने कहा दीवान से कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो भाई तू तेरी नौकरी बचाना चाहता है तो मेरे को कहीं से बाग की व्यवस्था करके दे। दीवान साहब समझदार आदमी था, उसने क्या मद्रास से कोई सार्वजनिक उद्यान था, वहाँ पर कोई बूढ़ा बाग था, उसको बुलवा लिया और घर में छुपा के रखा। रात का समय हुआ, दोनों पति पत्नी उन्होंने उसको अपनी कार में बाग को लादा और चल पड़ा भाई जंगल की ओर जहाँ पर राजा शिकार कर रहा था। तो डियर फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि जो दीवान था उसने जंगल में जाकर के उस बूढ़े बाग को वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ से रात में आ गया। अब क्या हुआ, जब सुबह बाघ है वो घूमता घूमता लोगों के बीच में रहने वाला था, तो जो जहाँ पर राजा था वहाँ पर जा पहुँचा। राजा खुशी का ठिकाने नहीं रहा और उसने क्या किया बेटा, गन ली और उसके ऊपर गोली दाग दी। अब हुआ ये, तो राजा ने समझा कि 100वां बाघ है वो मर गया है। राजा बड़ा खुश हुआ और उसने आदेश दे दिया कि इस मरे हुए बाघ को जुलूस की शक्ल में महल में लाया जाए, और इतना कह करके अपनी गाड़ी में बैठ के और अपने महल में आ गया। अब जो राजा के जो लोग थे, नौकर चाकर थे, उन्होंने देखा कि बाघ की क्या कंडीशन है, तो बाघ को नज़दीक से देखने के लिए गए। तो क्या देखते हैं कि बाघ है उनकी ओर आंखें खोल के गोल गोल घुमा करके उनकी ओर देख रहा था। तो उन लोगों को भी, नौकरों को बड़ा हुआ कि यार ये तो जीवित है। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि अगर राजा को अगर बताएंगे तो राजा हो सकता है कि नाराज़ हो जाए, इसलिए बेटर यही रहेगा कि इस बात को यहीं दबा दिया जाए। और उन्होंने क्या किया कि बाघ को क्या है, पहले राजा ने गोली चलाई थी, वो चूक गया था निशाना, और वो मतलब बाघ है वो उछल के पड़ गया था। राजा ने सोचा था मर गया था, लेकिन असल में मरा नहीं था। तो शिकारियों ने अब के बड़ी सावधानी से नज़दीक से उसको गोली मारी और बाघ है उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो राजा है उसकी जो ये इच्छा थी कि वो पूरे 100 बाघ मारेगा और इसके साथ जो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी, उसको वो गलत सिद्ध कर देगा, तो वो पूरी नहीं हो पाई। अब क्या हुआ कि राजा ने ये सोचा था कि उस बहुत बढ़िया काम हो गया, उसने पूरे के पूरे 100 बाघ मार दिए हैं। अब राजा है अपने राजकार्य में लग गया। और अब क्या हुआ कि बेटा राजा का जो पुत्र था उसका 3रा जन्मदिन आया। ठीक है, और वो अपने बेटे को उसके जन्मदिन के ऊपर कुछ गिफ्ट देना चाहता था। तो इसलिए क्या नाम है, बाज़ार में गया, मार्केट में गया और वहाँ पर उसने खूब तलाशांत के अंदर उसको एक जो लकड़ी का बाग है वो पसंद आया। उसका यानी चार्ज था, ज़्यादा नहीं था, 2.25 आने था, लेकिन दुकानदार ने बताया कि 300 रुपये इसका चार्ज है। राजा ने कहा ठीक है, चलो ये तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए भेंट होगा। ठीक है, और इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो राजा है वो लकड़ी का बाग है वो घर में अपने महल में लेकर के आ गया और बाप और बेटे दोनों के दोनों खूब उस लकड़ी के बाग से खेल रहे थे, बहुत खुश थे। तो वो क्या था कि द वुडन टाइगर वाज कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। तो ये बेटा एक कुशल जो बढ़ई था उसके द्वारा बनाया गया था और इसके ऊपर बहुत सारे जो स्लीवर्स यानी छोटी छोटी खपचियाँ थी वो लगी हुई थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि राजा और राजकुमार जब दोनों से बाग से खेल रहे थे तो एक खपची थी वो बेटा उसके पैर से इनटू हिज हैंड, उसका जो हाथ था उसके अंदर वो क्या हो गया, वो चुभ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, राजा ने परवाह नहीं की, उसको निकाला और बस खेलने में लगा रहा। और सिगरी बेटा 3-4 दिन के अंदर क्या हुआ कि उसका जो हाथ था वो यानी उसके अंदर इन्फेक्शन फैल गया और पूरे में स्प्राउटिंग और जो मवाद है वो पूरी तरीके से फैल गई। डिसाइड किया गया और मद्रास से 3 जो सर्जन हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने डिसाइड किया कि राजा है उसका ऑपरेशन किया जाए और डियर फ्रेंड्स उन्होंने ऑपरेशन किया। ठीक है, तीनों सर्जन्स थे जो चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक थे, उन्होंने राजा का ऑपरेशन किया और आने के बाहर निकल ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके वो बोले ऑपरेशन सफल रहा, राजा मर गया। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं बेटा, कहने का मतलब ये है कि राजा है उसने इतने बाघ मारे। ठीक है, असली बाघ के द्वारा नहीं मरा, लेकिन एक लकड़ी
का जो बाग है उसकी छोटी सी खपची है, उसके कारण से उसकी मौत हो गई। और इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, ये जो कहानी है ये बताती है कि किस प्रकार से लोग बाग अपनी महत्वाकांक्षा है उसको पूरी करने के लिए कोई भी छोटा मोटा कारण ले लेते हैं और दूसरे लोगों के सामने समस्या उत्पन्न करते हैं। तो राजा ने भी इस प्रकार से अपनी खुशी के लिए बाघों को मारना शुरू किया। उसके लिए कहा कि ये मेरे मौत का कारण बन सकते हैं, लेकिन अंत में उसकी मौत है उन बाघों के कारण से हुई। और मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि ये सामान्य सी कहानी है, आपको समझ में आएगी। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।